बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंडर द एक्शन ऑफ 2500 न्यूटन फोर्स। व्हाट इज मास ऑफ द व्हीकल। एक व्हीकल है जो एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि गाड़ी का एक्सेलरेशन हमें गिवन है और जितनी फोर्स अप्लाई की जा रही है उस गाड़ी पे वो 2500 न्यूटन फोर्स है। मास हमने कैलकुलेट करना है। तो डाटा में जस्ट एक्सेलरेशन और फोर्स गिवन है। एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का और फोर्स गिवन है 2500 न्यूटन की। बट इज द मास ऑफ द व्हीकल हमने m कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल टू ma। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें हमने m कैलकुलेट करना है। m इक्वल होता है F/a के। यहाँ से a इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 kg। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है, ए बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स 2 kg। एक लड़का है और उसने एक बुक उठाई हुई है जिसका मैथ्स 2 kg है। हाउ मच फोर्स इज ही अप्लाइंग ऑन द बुक। वो उस बुक के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है। इफ़ ही मूव्स इट अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वो उस बुक को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव करे, हाउ मच टोटल फोर्स शुड बी अप्लाई ऑन द बुक। तो टोटल कितनी फोर्स उस बुक के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। तो डाटा हम नोट करते हैं। डाटा में बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स 2 kg, यानी कि बुक का जो मैथ्स है m 2 kg गिवन है। हाउ मच फोर्स इज ही अप्लाइंग ऑन द बुक। फोर्स F कैलकुलेट करनी है। अगर वो उसको बुक को ऊपर की तरफ मूव करवाए विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि a अगर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो जो टोटल फोर्स है Ft वो कितनी होगी। तो सबसे पहले जो इस बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, जो कि उसने जिसका मैस 2 kg है उसको उठाया हुआ है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो हमारे पास फोर्स इक्वल होगी उस बुक के वेट के, यानी कि जितना बुक का वेट है उतनी उस बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसको होल्ड करने के लिए। तो F इक्वल mg, फोर्स वेट की इक्वल होगी और W वेट इक्वल होता है mg के। वैल्यूज पुट करेंगे। मैस हमारे पास 2 है, g की वैल्यू 9.8, तो ये फोर्स आ जाती है 19.6 न्यूटन। इसके बाद जब हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करते हैं Ft, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल होता है ma के। अब ये पहले हम फोर्स अप्लाई करेंगे जो इस एक्सेलरेशन के साथ अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये F आ जाता है, मैस हमारे पास 2 है और एक्सेलरेशन कितना है 3, तो ये 6 न्यूटन की फोर्स आएगी। अगर हम इस एक्सेलरेशन के साथ उसको सिर्फ मूव करवाते हैं तो ये टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी 19.6 प्लस 6, तो ये आ जाती है 25.6 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है, ए गर्ल ऑफ मैस 30 kg इज रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक लड़की है जिसका मैस 30 kg है और वो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भाग रही है। फाइंड हर मोमेंटम, उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो डाटा में मैस m आ जाएगा 30 kg, वेलोसिटी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हर मोमेंटम p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली p इक्वल टू एम बी का फार्मूला है हमारे पास, उसमें वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम आ जाएगा 120 न्यूटन सेकेंड के। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है, ए 2 kg स्टील बॉल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसका मास 2 kg है और वो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। इट हिट्स विद बल्क ऑफ सैंड एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड। वो क्या करती है, हिट करती है बल्क ऑफ सैंड को, यानी कि रेत काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है और उस रेत को वो हिट करती है और 0.2 सेकेंड के बाद रेस्ट में आ जाती है। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय सैंड बल्क ऑन द बॉल। जो सैंड उस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी वो कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास डाटा में मैस गिवन है 2 kg का,
और जिस वेलोसिटी से बॉल मूव कर रही थी v 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये इनिशियल वेलोसिटी है। जब वो बॉल को हिट करती है और रेस्ट पे आ जाती है तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट लेता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, और जब वो मूव कर रहा था और अचानक रुकता है तो रेस्ट में आ जाने की वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। टाइम 0.2 सेकेंड का है। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द सैंड। हमने फोर्स F कैलकुलेट करनी है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जिस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही थी, पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, A इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ की वैल्यू 0, वी आई की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये -15 बाई 0.2 यानी कि -750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये डीसेलरेशन था, यानी कि जिस वेलोसिटी से वो बॉल मूव कर रही थी उसके बाद इस एक्सेलरेशन के साथ उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन आया है। अब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे F इक्वल टू एम ए का। इसमें मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी है। नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये डीसेलरेशन है, यहाँ पे माइनस पुट नहीं करना, यहाँ पे एक्सेलरेशन की सिंपल पॉजिटिव वैल्यू के साथ वैल्यू आएगी। तो इसकी जो फोर्स है वो हमारे पास आ जाएगी 1500 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है। ए सॉकर प्लेयर किक द फुटबॉल विद फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन विद इम्पैक्ट टाइम ऑफ 0.6 सेकेंड। एक सॉकर प्लेयर है और वो फुटबॉल को किक करता है 1200 न्यूटन की फोर्स लगाकर। जो इम्पैक्ट टाइम है वो 0.60 सेकेंड है। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी कैलकुलेट करना है। तो डाटा में सॉकर प्लेयर किक द फुटबॉल विद फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन, एफ गिवन है 1200 न्यूटन का, विद इम्पैक्ट टाइम ऑफ 0.60 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना है 0.60 सेकेंड का। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फार्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है फोर्स के। ये जो रिलेशन हमने फोर्स और मोमेंटम का कैलकुलेट किया था इसकी थ्योरी में, F इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, तो यहाँ से डेल्टा पी इक्वल आ जाएगा एफ टी के। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा पी की वैल्यू आ जाती है 720 न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है। ए 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन। 5 kg की गन है और उसमें से 100 ग्राम बुलेट जो है वो फायर की जाती है। मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 20 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी है बुलेट की वो 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन, यानी कि गन जिस वेलोसिटी से बैक आएगी रिकॉयल करेगी वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में जो वेलोसिटी है बुलेट की, मास है बुलेट का वो 100 ग्राम है, उसको हम स्मॉल m से लिख देते हैं और ये आ जाएगा 0.1 kg के। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया। फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन, m इक्वल आ जाएगा 5 kg। मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 20 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड के। फाइंड रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन, यानी कि स्मॉल m बुलेट के लिए, कैपिटल M जो है गन के लिए, स्मॉल v बुलेट के लिए और कैपिटल V गन के लिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जो मोमेंटम होगा गन का वो इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ द बुलेट के, यानी कि mv इक्वल टू mv। इसमें से v कैलकुलेट करना है तो mv ओवर m हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतनी वेलोसिटी के साथ जो गन है वो पीछे की तरफ रिकॉयल करेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ए रोबोटिक कार ऑफ 15 kg इज मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड। एक रोबोटिक कार है जिसका मास 15 kg गिवन है और वो 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट। उस पर ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं उसको रोकने के लिए। ब्रेक्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। ब्रेक्स जो हैं वो 50 न्यूटन की कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करती हैं। हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप।
वो कार कितना टाइम लेगी स्टॉप होने में। तो रोबोटिक कार का जो मास है m वो 15 kg है, मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट, ब्रेक्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, जो ब्रेक्स अप्लाई करती हैं फोर्स वो 50 न्यूटन की है। हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी कार स्टॉप होने में। डिस्टेंस नहीं, हाउ लॉन्ग का मतलब ये है कि कितना टाइम लगेगा उस कार को स्टॉप होने में। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास जो है वो फोर्स जो है वो इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, और मोमेंटम जो है वो एम वी के इक्वल होता है, तो एफ इक्वल आ जाएगा एम वी ओवर टी के। टी इधर चला जाएगा और एफ इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि टी इक्वल टू एम वी ओवर एफ। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये एम वी की वैल्यू डिवाइडेड बाय एफ, तो ये हमारे पास आ जाता है 7.5 सेकेंड के। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 है। A force of 20 Newton is applied on stack of books of mass 3 kg to push it on a rough table surface with uniform speed of 20 मीटर पर सेकेंड। फोर्स 20 न्यूटन की अप्लाई की जाती है स्टैक ऑफ बुक्स पे जिसका मास 3 kg है। किस लिए? टू पुश इट ऑन रफ टेबल सरफेस विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ताकि उसको पुश किया जा सके एक रफ टेबल सरफेस पे 20 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। हाउ मच नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, उस पर नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टैक ऑफ बुक्स एंड द टेबल सरफेस, फ्रिक्शन की फोर्स कितनी होगी बुक और टेबल की सरफेस के दरमियान। तो इसका डाटा हम नोट करते हैं। एफ हमारे पास है फोर्स 20 न्यूटन की है, स्टैक ऑन बुक्स टू मास 3 kg, एम हमारे पास 3 kg है, पुश इट ऑन द रफ टेबल सरफेस विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। हाउ मच नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, एफ नेट कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि उसको स्टैक ऑफ बुक्स को रफ टेबल के ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करवाना है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो तो होता है ना चेंज इन वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन 0 होगा। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो इस हिसाब से एफ नेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक इक्वल होगी एम ए के। इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं तो एफ नेट आ जाती है 0। नेक्स्ट क्या कहा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टैक ऑफ बुक्स एंड द टेबल सरफेस। स्टैक ऑफ बुक्स और टेबल सरफेस के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी। तो फ्रिक्शन जो होगी, अब जो अप्लाई होगी वो इक्वल होगी मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होगी अप्लाइड फोर्स के, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इस वजह से एफ इक्वल आ जाएगा ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है अप्लाइड फोर्स के इक्वल, और ये कितनी होगी 20 न्यूटन की। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 9। ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 50 kg इज प्लेस्ड ऑन द रफ सरफेस ऑफ टेबल। एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास 50 kg है और इसको टेबल की रफ सरफेस के ऊपर रखा गया है। व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का वेट कितना है। व्हाट इज नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय टेबल, नॉर्मल फोर्स कितनी है जो कि ब्लॉक की वजह से है, ब्लॉक पे है टेबल की वजह से। इफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज 0.4, अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 0.4 हो तो फाइंड द मिनिमम फोर्स टू मूव द ब्लॉक ऑन टेबल। मिनिमम फोर्स फाइंड करनी है जो कि उस ब्लॉक को मूव करेगी टेबल पे। तो डाटा में हमारे पास वुडन ब्लॉक जिसका मास 50 kg है, एम आ जाएगा 50 kg, प्लेस्ड ऑन द रफ सरफेस ऑफ टेबल। व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक, डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय टेबल, नॉर्मल फोर्स एफ एन कैलकुलेट करना है।
एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज 0.4। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को म्यू से लिखते हैं, इसकी वैल्यू 0.4 गिवन है। फाइंड द मिनिमम फोर्स टू मूव द ब्लॉक ऑन द टेबल, एफ कैलकुलेट करनी है, एफ मिनिमम बेशक इसको लिख लेना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले वेट कैलकुलेट करने के लिए हम मैथ का सहारा लेंगे। W इक्वल टू एम जी का फार्मूला अप्लाई करके उन जो मैथ है ब्लॉक का उसकी मदद से वेट कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो 490 न्यूटन आ जाता है। उसके बाद हमने एफ एन यानी कि नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो एफ एन इक्वल होगी उसके वेट के इक्वल। ठीक है, नॉर्मल फोर्स जो है जो कि ब्लॉक के ऊपर अप्लाई, जो टेबल ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करेगा वो उस फोर्स की इक्वल होगी जो ब्लॉक टेबल के ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो एफ एन इक्वल होगी वेट के, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है कि जितना बॉडी का वेट डाउनवर्ड होता है उतना ही टेबल जो है उस बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड अप्लाई कर रहा होता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 490 न्यूटन आ जाएगी। और उसके बाद कहा गया क्या हमने फाइंड करना है एफ मिनिमम फोर्स टू मूव द ब्लॉक ऑन द टेबल। तो एफ कैलकुलेट करने के लिए एफ इक्वल टू म्यू एम जी, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। म्यू की वैल्यू 0.4 है, एम की वैल्यू हमारे पास 50 है और जी की वैल्यू 9.8 होती है। तो ये फोर्स आ जाएगी 196 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 है। ए साइक्लिस्ट वेटिंग 500 न्यूटन is moving in circular track of radius 60 meters with a uniform speed of 12 मीटर पर सेकेंड। एक साइक्लिस्ट है जिसका वेट 500 न्यूटन है और वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है जिसका रेडियस 60 मीटर है और यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड की है। सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करना है जो कि रिक्वायर्ड होगा टू कीप हिम मूविंग इन दिस सर्कुलर ट्रैक, उस सर्कुलर ट्रैक में मूव करने के लिए। तो डाटा में साइक्लिस्ट वेइंग 500 न्यूटन इज मूविंग, ये साइक्लिस्ट का वेट है 500 न्यूटन है, सर्कुलर ट्रैक पे वो मूव कर रहा है और उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस 60 मीटर गिवन है। यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एफ सी इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर का, लेकिन m हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है तो उसके लिए पहले हम इस वेट की मदद से मास फाइंड करेंगे। तो W इक्वल टू एम जी का फार्मूला अप्लाई किया, इसमें से m इक्वल हो जाएगा W बाई जी के, यानी कि m इक्वल टू W 500 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 9.8, तो ये m आ जाता है 51 kg के। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला अप्लाई करके मास कैलकुलेट किया है, वो वैल्यू पुट की, वेलोसिटी और रेडियस गिवन है वो वैल्यूज पुट करके इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एफ सी इक्वल आ जाता है 122.4 न्यूटन के। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11 है। ए स्टोन ऑफ 500 ग्राम टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज whirled बाय अ गर्ल इन ए हॉरिजेंटल सर्कल विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है जिसका मास 500 ग्राम है और उसको एक स्ट्रिंग के साथ टाई किया गया है, बांधा गया है, जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है। उसको एक लड़की हॉरिजेंटल सर्कल में मूव करवा रही है 3 मीटर पर सेकेंड के साथ। टेंशन जो होगी स्ट्रिंग में वो कैलकुलेट करनी है। आल्सो टेल विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टेंशन इन द स्ट्रिंग, और ये भी बताना है कि कौन सी फोर्स जो है वो टेंशन प्रोड्यूस कर रही है उस स्ट्रिंग में। तो डाटा हम नोट करें अगर, तो स्टोन ऑफ 500 ग्राम यानी कि मैस हमें 500 ग्राम गिवन है तो ये 0.5 kg आ जाता है। टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ गिवन है लेकिन जब उसको सर्कल में मूव करवाया जाता है हॉरिजॉन्टल सर्कल में तो ये जो है लेंथ एज ए रेडियस होगी। आप वो खुद देखें ना कि एक अगर स्ट्रिंग जिसकी लेंथ आपके पास 50 सेंटीमीटर हो, जब आप उसको सर्कल में मूव करवाएंगे तो वो जो लेंथ है उसकी वो एज ए रेडियस होगी। गर्ल इज हॉरिजॉन्टल सर्कल विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, v आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड के। टेंशन T इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करनी है और कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस करने की। तो सबसे पहले टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टेंशन यहाँ पे इक्वल होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के।
यानी कि जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होगी, और वो फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फार्मूला हमारे पास होता है T = FC = mv²/r। तो यहाँ से m की वैल्यू 0.5 पुट की, v की वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये 0.5 से कैंसिल होके 3 का स्क्वायर 9 न्यूटन आ जाएगा। तो ये उस स्ट्रिंग में टेंशन 9 न्यूटन होगी, और उसमें टेंशन है किस वजह से, क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल बन रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि उस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होगी। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उस स्टोन को बाहर की तरफ मूव करवा रही है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है वो रिस्पॉन्सिबल होगी उस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस करने के लिए। ये हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख दिया था कि वो टेंशन इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 12 है। Two bodies of mass 10 kg and 8 kg hanging by string that is passing over frictionless pulley। दो बॉडीज हैं और उनका मास गिवन है और वो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारी गई हैं एक स्ट्रिंग के साथ। दोनों बॉडीज जो हैं वो वर्टिकली मूव करती हैं अगर उनको फ्रीली छोड़ा जाए। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन फाइंड करना है और जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है स्ट्रिंग में वो कैलकुलेट करनी है। तो हम डाटा नोट करते हैं। दोनों बॉडीज का जो मास है एक M1 10 kg आ जाएगा और M2 8 kg आ जाएगा, और फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो दो बॉडीज जब वर्टिकली मूव करती हैं उसके लिए हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है M1 - M2 / M1 + M2 × G। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। M1 की वैल्यू 10 है, M2 की वैल्यू 8 है, मल्टीप्लाई बाय G की वैल्यू 10 होती है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 - 8 2 डिवाइडेड बाय 10 + 8 18 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये एक्सेलरेशन आ जाता है 1.11 मीटर/सेकंड के। इसी तरह जब हम टेंशन कैलकुलेट करते हैं तो टेंशन का फार्मूला होता है T = 2 M1 M2 / M1 + M2 × G, यानी कि T इक्वल आ जाएगा 2 × M1 की वैल्यू 10, M2 की वैल्यू 8, इसी तरह यहाँ पे भी 10 + 8 × G की वैल्यू 9.8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर 160 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 9.8 आ जाता है, यानी कि T इक्वल आ जाएगा 87.1 न्यूटन के। यहाँ पे G की वैल्यू का ज़हन में रखना है, एक जगह पे 10 पुट कर दिया और दूसरी जगह पे 9.8। आप कोई भी पुट कर सकते हैं, नॉर्मली एक ही पुट करें तो बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे भी 9.8 बेशक पुट कर दें और इस जगह पे भी 9.8 पुट करके सॉल्व कर दें। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है। फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग एटवुड मशीन हैविंग मास 5 kg एंड 3 kg इफ सिस्टम हैज एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एटवुड मशीन, दो मैसेज हैं। एटवुड मशीन कौन सी होती है, जिसमें दोनों मैसेज को एक स्ट्रिंग के साथ बांधा गया हो और वो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारी गई हो। तो ये M1 5 kg आ जाएगा और M2 3 kg आ जाएगा। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 2 मीटर/सेकंड² का है। तो इसके लिए सोल्यूशन हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला था इससे पिछले प्रॉब्लम में भी हमने यूज़ किया, वो यूज़ करेंगे। हमने G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये इधर आकर A के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। G इक्वल आ जाएगा, M1 की वैल्यू 5 गिवन है, M2 की वैल्यू 3 है, इसी तरह यहाँ पे 5 - 3 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 + 3 8, 5 - 3 2, तो ये 2 से कैंसिल होके G आ जाएगा 8 मीटर/सेकंड² के। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें, और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।